गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 12 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे, सो दैट जो डिफरेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। आगे बढ़ने से पहले और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप है जो कि यूपीएससी स्प्रिंट के नाम से ही आपको मिलेगा। आप चाहे तो उसको सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर, या फिर जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है इसी वीडियो के, उससे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं उनके आपको छोटे प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाएंगे, सो दैट आपको वीडियो सुनने के बाद कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना बचे। आप जाए और रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हो क्या क्या यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। उसके अलावा जो रेलिवेंट आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आए गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हो या फिर हम देख पाएंगे चाहे वो मेंस के पीवाईक्यूज हो, दोनों का ही यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है। खास करके मेंस के जो पीवाईक्यू होते हैं वो आपको हैंड रिटन फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे, आंसर की फॉर्म में पूरा का पूरा। और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के साथ में इसकी जो पीपीटी है उसका पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है, तो जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ में। हो सकता है कि आपको ये आर्टिकल बहुत छोटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी हम देखेंगे क्या है। जीएस पेपर 3 में मेंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली। प्रीलिम्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो प्रीलिम्स में हम देख पाएंगे कि कैसे प्रीलिम्स में भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आर्टिकल बोल क्या रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि मस्क यानी कि इलॉन मस्क जो है, जो कि यहाँ पर एक बिलीनियर है, और इलॉन मस्क की यहाँ पर एक कंपनी है जो कि है टेस्ला। टेस्ला जो कंपनी है उसके अंदर टेस्ला नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो बनाई जाती हैं। तो ई व्हीकल आप इनको कैटेगरी में रख सकते हैं। पिछले महीने ही इंडिया की इनके साथ में डील हो जाती है। देखिए 2-3 साल से क्या हो रहा था ना कि टेस्ला के जो ये मालिक है इलॉन मस्क, ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर अपनी गाड़ियों का इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें एक्चुअली में, और इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इनको खरीद सकें। लेकिन क्योंकि हमें पता है इंडिया की जो मार्केट है वो काफ़ी ह्यूज है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि हम केवल बाहर से कार ना खरीद के इनको इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंडिया के वर्कर्स होंगे उनको इस कंपनी के अंदर काम मिलेगा करने को, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जनरेट होगा। हाँ, कुछ अमाउंट जो है हमारा वो बिल्कुल इलॉन मस्क के पास बाहर जाएगा, यूएसए के रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान जब आप रिसेंटली जो कार बेच रहे थे वो सारा का सारा हमें देना पड़ रहा था। बहुत टाइम से ये सलाह चल रही थी, पिछले महीने ही 1 महीने पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलॉन मस्क है वो मान जाते हैं कि ठीक है हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक अपना पूरा का पूरा जो स्टोर होगा उसको बनाएंगे, पूरी की पूरी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। लगभग 500 मिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बातें की गई हैं, 5 करोड़ भी हम इसको बोल सकते हैं डॉलर के रूप में। सो काफ़ी बड़ा अमाउंट ये होने वाला है इंडिया के अंदर। और इसी में मैं ये भी बता दूं कि कैसे इलॉन मस्क के ऊपर जब बार बार इलॉन मस्क यहाँ पर गाड़ी लेकर आना चाहते थे तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं करनी है तो जितने की आपकी गाड़ी है उतने के ऊपर ही आपको 100% टैरिफ देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट में। क्योंकि उससे क्या होगा कि हम आपको इंडिया में एंट्री दे रहे हैं, तो एक काम कीजिए, मान लीजिए सपोज कीजिए इनकी गाड़ी जो होगी वो होगी इंडिया में 20 लाख रुपए की। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि 20 लाख रुपए की आपकी जो रेंज है वो, उसके ऊपर हमें 20 लाख रुपए ही टैक्स चाहिए या टैरिफ चाहिए उसको इंडिया में एंट्री करने के लिए। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 40 लाख रुपए होगी। अब क्योंकि ये इसको भेजा गया है, इसका जो कॉस्ट आया होगा भेजने से लेके जो ट्रैवल का हर चीज़ का वो भी मिलाएंगे, सो अप्रोक्सीमेटली ये जो गाड़ी हो जाएगी वो लगभग यहाँ पर 45 लाख या उससे ऊपर की चली जाएगी। अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर इतनी महंगी गाड़ी शायद ही कोई, बहुत ज़्यादा इंसान इसको नहीं लेंगे। बेसिकली लोग लेंगे, दैट इज़ ट्रू, जो अपर मिडिल क्लास है वो बिल्कुल इसको लेंगे, लेकिन ह्यूज नंबर के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एलन मस्क क्यों आना चाहता है? क्योंकि पॉपुलेशन पे वो क्या करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास के अंदर है। हम देख पाएंगे कि 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। पुअर के ऊपर हम देखेंगे जो लोअर मिडिल क्लास है, फिर अपर मिडिल क्लास है, फिर हम देखते हैं रिच को। तो इस जो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है लोअर मिडिल क्लास का और अपर मिडिल क्लास का, ये सबसे ज़्यादा नंबर इंडिया में बनाता है। फिलहाल के लिए हमें समझ में आता है कि अप्रैल के बाद में, अभी इलेक्शन हो रहे हैं 19 अप्रैल को, और 19 अप्रैल के बाद में हम देखेंगे कि लगभग 22 अप्रैल को इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये इंडिया आ रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में ये बात करेंगे और जो भी इनका इन्वेस्टमेंट का अभी का प्लान होगा वो यहाँ पर सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर हम देख पाएंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है तो कोई भी चीज़ हम छोड़ने नहीं वाले हैं। देखते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे यहाँ पर गुजरात के जो हाई कोर्ट है उनके सामने जब उन्होंने डांट लगाया था कुछ जो रेलवे डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके ऊपर, तो उसके बाद में जो गुजरात का यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो रेलवे डिपार्टमेंट है दोनों ने ही हाई कोर्ट को बोला है कि उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है उसको चेंज कर दिया है। जब वो गिर फॉरेस्ट से होते हुए, गिर नाम का एक बहुत फेमस जंगल आप देख पाएंगे यहाँ पर गुजरात के अंदर, जिसके अंदर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है और गिर नेशनल पार्क भी दिखाई देता है। हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो लायन होते हैं वो एक्चुअली में 2 जगह पे होते हैं। एक हम देख पाएंगे गिर नेशनल पार्क में और दूसरा हम देख पाएंगे कूनो नेशनल पार्क के अंदर। पहले कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा जाता था, अब इनका ट्रांसफ़र होकर गिर में इनको भेज दिया गया था। कूनो नेशनल पार्क चीताज़ के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि हमें पता है नामीबिया से जब चीते आते हैं तो उनको कहाँ रखा जाता है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर रखा जाता है। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट में बात क्यों पहुंची और क्यों डांट लगानी पड़ी। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, एक रास्ता पूरा का पूरा बना हुआ है जिसका नाम है पीपावाव से लेके सुरेंद्रनगर रेल लाइन। अब ये जो रेल लाइन है इसको गिर जो फॉरेस्ट है उससे होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन रात के समय में ये दिखाई दिया है कि कैसे 1 साल के अंदर 9 जो लायंस है, 9 जो शेर हैं उनकी डेथ हो गई है। अब ये जो 9 जिनकी डेथ हुई है इनमें से 7 ऐसे थे जिनकी जो डेथ हुई है वो एक्चुअली में यहाँ पर रेलवेज के साथ में कोलिजन की वजह से हुई है, टकरा कर वो रेलवे से उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से हाई कोर्ट बोल रहा है कि हमारे लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, हम उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षण उनका करना चाहते हैं, और आप लोग कि उनको मारे जा रहे हो, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ सुधार कीजिए। उसी के रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि रेलवे जो है वो बोलती है कि अब से जो रेलवे की ट्रेन होगी वो रात के समय में केवल और केवल 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। इसकी वजह से ये बात बिल्कुल है कि समय जो लगता था यहाँ पर रेलवे को वो अब थोड़ा ज़्यादा लगेगा एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में जाने में, लेकिन जो ज़्यादा खतरा है यहाँ पर लाइन्स को वो इससे कम हो जाएगा। खैर आर्टिकल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो रिवीजन के तौर पे आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन क्या है। लाइन जो है मोस्टली वर्ल्ड के अंदर 2 ही तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है एशियाटिक, दूसरे होते हैं अफ्रीकन। एशियाटिक लाइन जो होते हैं वो थोड़े से स्मॉल साइज़ में है, अफ्रीकन थोड़े से ह्यूज साइज़ के होते हैं। अफ्रीकन जो लाइन होता है एक्चुअली में उसका कलर भी क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है। एशियाटिक लाइन की हम फिलहाल बात करें क्योंकि हम एज अ इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पेंथारा लियोपेरिसिका। 19वीं सदी तक ये सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न तुर्की, ईरान, मेसोपोटामिया, पाकिस्तान ऐसी जगहों पर ज़्यादा पाए जाते थे। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो मेल एशियाटिक लाइन होता है वो एक्चुअली में हमें पता है अफ्रीकन लाइन से साइज़ में छोटा है, आप यहीं पर इनका डिफरेंस जो है वो देख पाएंगे। अफ्रीकन लाइन थोड़े ज़्यादा डार्कर होते हैं, और हम ये भी देख पाएंगे कि अफ्रीकन जो लाइन होते हैं उनके ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या है, ईयर्स थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन एशियाटिक लाइन के हमेशा आपको यहाँ पर कान दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे सवाल ऑब्वियसली मेंस में भी पूछे जाते हैं, और ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स में भी आते हैं। एलिफेंट जो होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियाटिक एलिफेंट, उनके ऊपर भी ये कंपैरिजन जरूर आता है। हम देखते हैं कि जो एशियाटिक लाइन है वो पोलोगोनियस है। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि वो लोग एक से ज़्यादा उनकी जो लाइनस होती है उनके साथ रहते हैं। इनका जो ग्रुप होता है उसका नाम होता है प्राइड। हमेशा आप देख पाएंगे कि कभी भी ये जो ग्रुप आप देख पा रहे हो इसको एज अ प्राइड की तरह जाना जाता है, और इसका एक लीडर होता है जो कि लीडर होता है एक लायन ही हमेशा वो लीडर बनता है। गेस्टेशन की बात करें तो ये भी है कि एशियाटिक जो लायन होता है वो एक्चुअली में पूरे साल
किसी भी टाइम पे यहाँ पर मेट कर सकता है, उनका कोई मेटिंग सीजन नहीं होता है। यानी कि इंटरकोर्स करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको सीजन के हिसाब से यहाँ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। गेस्टेशन में जो फीमेल होती हैं वो हम देखते हैं कि उनका लगभग 100 से 120 दिनों तक वो अपने बच्चे को अपने अंदर रखती हैं। और ये जो पीरियड का टाइम होता है जन्म के बीच में, एक जो कब वो दे देती है तो उसके बाद में दोबारा जो बच्चे देती है, उसके अंदर यहाँ पर लगभग 18 से 26 महीने का डिफरेंस होता है। लाइन्स का जो प्राइड होता है एशियाटिक लाइन में हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे बैंड्स में रहते हैं। लगभग इनका जो बैंड होता है वो 2 से 5 का ही होगा। इसके अंदर एक लाइन होगा जो कि थोड़ा ऑब्वियसली लीडर होगा यहाँ पर प्राइड का, और उसके साथ में 3 से 4 यहाँ पर लाइनेंस होगी। अफ्रीकन लाइन का प्राइड थोड़ा और बड़ा होता है जो कि 4 से 6 का नंबर में चला जाता है। हैबिटेट की बात करें तो ये अलग अलग रेंज में हैबिटेट करते हैं, रहते हैं। कभी कभी ये ग्रासलैंड्स के अंदर भी यहाँ पर चले जाते हैं। हम देखते हैं डेसिडियस जो फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, और इवन गिर फॉरेस्ट जो है। अब डेसिडियस फॉरेस्ट होता है क्या और ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पौधे आपको नहीं मिलेंगे। इसका कारण क्या होगा? एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर पढ़े और जोग्राफिक स्ट्रक्चर से हिसाब से पढ़े तो ग्रासलैंड में ग्रास होने का कारण होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, और लेकिन इतना भी रेनफॉल नहीं होता है कि ये जो झाड़ होते हैं या फिर हर्ब्स होते हैं, घास होता है, वो ना उग पाए, तो वो उग जाता है। फिर हम बात करेंगे डेसिडियस ट्रीज की, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम है जहाँ पर ये रहते हैं हैबिटेट के थ्रू, वो ज़्यादातर डेसिडियस और ग्रासलैंड में मिलता है। डेसिडियस जो होता है इसका मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे फॉरेस्ट के पौधे जो अपने पत्ते छोड़ देते हैं। तो डेसिडियस का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर आप पेड़ पीछे भी जो देख पाएंगे तो ज़्यादा पत्तेदार पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। इस पूरे के पूरे एरिया में रहते हैं। ज़्यादातर ये हॉट एंड एरिड में मिलेंगे आपको, कि जहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, सूखा होता है। और वो एग्जाम्पल हम ऑब्वियसली से याद रख सकते हैं कि ग्रासलैंड और कहाँ पे मिलते हैं, डेसिडियस के अंदर। जो जोग्राफिकल रेंज की बात करें तो देखिए इंडिया के अंदर हमें पता है कि कूनो जो नेशनल पार्क था उसके अंदर सबसे पहले जो लायन है उनको रखा गया था, उसको और ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा था। लेकिन गिर नेशनल पार्क जो है वो भी इसके लिए अप्रोप्रिएट लगता है। फिर से जो गवर्नमेंट है अभी मध्य प्रदेश की, वो चाहती है कि गिर नेशनल पार्क में, क्योंकि ज़्यादा लायन इकट्ठे हो चुके हैं, तो उनकी जो सेम कंडीशन है वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर भी है, वहाँ पर उनको फिर से भेजा जाए। अभी के लिए इसके ऊपर ऐसा कोई भी हमें एडवांसमेंट दिखाई नहीं दिया है, हालांकि एक इम्पोर्टेंट बात थी जो हमें जस्ट पता होनी चाहिए थी। फिर कुछ थ्रेट्स भी हैं। एक थ्रेट हमने देखा, ट्रेन से कोलिजन हो जाता है। ऐसे ऐसे और भी ज़्यादा खतरे हैं इनको, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर। मान लीजिए हीट वेव्स ज़्यादा आ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो जो डेसिडियस पौधे होंगे जिनके पत्ते वैसे ही सूख के नीचे झड़ चुके होंगे, वो एज अ फायर को बहुत जल्दी कैच करेंगे। फायर को बहुत जल्दी कैच करेंगे तो उनमें आग लगेगी तो क्योंकि वो पहले ही सूखे हैं, नमी नहीं है उनमें, तो आग और ज़्यादा तेज़ी से लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा साइक्लोन वगैरह, ये सब जो नेचुरल डिजास्टर में आते हैं वो कैटेगरी एक खतरा है ही ऑब्वियसली। इसके अलावा इनकी हंटिंग होती है, शिकार किया जाता है, पॉइजनिंग कर दी जाती है। ह्यूमंस क्या करते हैं कि जहर दे देते हैं वो किसी ऐसे खाने की चीज़ के अंदर डाल के, क्योंकि उनको डर लगता है, और कभी कभी उनके जो प्लांट्स हैं, उनकी जो खेती है क्रॉप्स आसपास में, और उनके लिए भी खतरनाक उनको लगते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं क्या होता है, बहुत बार में जो ये लायंस होते हैं वो वेल्स के अंदर गिर जाते हैं, यानी कि जो कुएं होते हैं उनके अंदर गिर जाते हैं, और उसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ फिर जो फेंसेस लगाए हैं ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह तक ना जा पाए, मतलब कि इनकी सुरक्षा के लिए फेंसेस को यहाँ पर लगाया जाता है। उसी फेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी जाती है। वो करंट वैसे कम होना चाहिए ताकि इनको थोड़ा सा लगे और ये उससे दूर हो जाए और पीछे चले जाए, लेकिन कभी कभी उसमें करंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। पोचिंग अगेन इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी जो खाल होती है वो काफ़ी महंगी मिलती है स्किन, इसी वजह से पोचर्स इनके पीछे पड़े रहते हैं। ये सारे ऐसे रीजंस थे जो हमें ऑब्वियसली इस आर्टिकल के साथ में और ज़्यादा पते होने चाहिए थे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है समर वार्मिंग। अब ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के परस्पेक्टिव से, जीएस पेपर 1 के अंदर भी और जीएस पेपर 3 के अंदर भी। जीएस पेपर 1 में हम देखेंगे जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे एनवायरनमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी सबसे ज़्यादा क्लाइमेट में।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स में कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के अंदर हमें पता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछे ही जाते हैं। और क्योंकि समर वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनके ऊपर सवाल आना तो बिल्कुल लाजमी है। पहला आर्टिकल देखते हैं, दोनों आर्टिकल क्योंकि एक जैसे थे, एक आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और दूसरा दिया गया है द हिंदू के अंदर, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क था, तो मुझे लगा क्यों ना दोनों को एक ही साथ में आप लोगों को करवा दूँ। पहला जो आर्टिकल लिखा गया वो लिखा गया है राजीव देशदास गुप्ता के साथ में। वो कहते हैं कि 2023 जो था वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ था धरती के ऊपर। माना जा रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि सेकेंड वार्मेस्ट जो 2023 का ईयर था वो एक्चुअली में 2016 में सबसे पहले हमें पता चला था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर माना गया था पिछले 122 साल के अंदर। उसके बाद में 2016 के रिकॉर्ड को भी 2023 ने तोड़ दिया और फिलहाल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो 4th महीना चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं लगातार जो अभी के लिए गर्मी है वो 2023 से भी रिकॉर्ड से यहाँ पर ज़्यादा चल रही है। 2023 एक ऐसा साल था जिसमें लगभग 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हर दिन ही ऊपर रहा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊपर रहा था, जिसको यहाँ पर रोकना था। फिलहाल बात कर रहे हैं कि समर वार्मिंग की बातें क्यों हो रही है, क्योंकि आईएमडी के द्वारा यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अभी एक नई सचेतन यहाँ पर दिया गया है, एक वार्मिंग यहाँ पर निकाली गई है वार्निंग, और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया में हीट वेव्स आने की बहुत संभावनाएं हैं, खास करके 4 महीनों के अंदर हम देखेंगे अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो इसमें जो ये हीट वेव्स होंगी इसमें क्या होने वाला है कि टेम्परेचर जो होगा वो एक्चुअली में 47 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि उसके अंदर नमी नहीं होगी यानी ह्यूमिडिटी जो होगी वो भी उसमें कम होगी 20 से 30%, तो इस वजह से जो ये 47 डिग्री का टेम्परेचर है ये टेम्परेचर भी फील होगा 60 से 65 डिग्री का, जो कि ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर इतना डिग्री का कोई टेम्परेचर आप फील कर पा रहे हो क्योंकि उसमें नमी नहीं है, क्योंकि वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उससे किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती है या किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। फिलहाल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग निकलकर होने वाली है। उनमें से सबसे पहली जो स्टेट होगी वो होगी गुजरात, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहने वाला है। अभी ही अप्रैल में हम देखते हैं कि अप्रैल के 9 तारीख को रायचूर जो है, रायचूर एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, और उसमें फ़िलहाल ही 45.2 डिग्री का टेम्परेचर जा चुका था। तो काफ़ी ख़तरनाक ये लग रहा है कि इस महीने में जहाँ टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री तक का ही होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए, वो टेम्परेचर बढ़कर 45 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। इसी वजह से नेचर की बातें की जा रही है। देखिए बहुत सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है। पहले ये बताते हैं कि कैसे आईएमडी ने ये रिपोर्ट किया था कि 2000 से 2020 के बीच में यहाँ पर लगभग 10,545 लोगों की डेथ हुई है, और उसका कारण था केवल और केवल हीट या फिर गर्मी की वजह से। कुछ अलग डाटा मिलता है हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। वो कहते हैं कि देखिए ये जो मौतें हुई हैं वो एक्चुअली में 17,700 से प्लस हुई हैं। फिर हम देखते हैं एनसीआरबी का यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि ये जो डेथ का आंकड़ा हुआ है वो 20,615 से भी ज़्यादा रहा है यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि इतना अलग अलग डाटा क्यों दे रही है। तीनों ही जो एजेंसीज है काफ़ी रेपुटेटेड है, इनका नाम है, रिलाय हम इस पे बेसिकली कर सकते हैं, ऑथेंटिक डाटा देती है, लेकिन इतना बदलाव और भेदभाव और गैप क्यों दिखाई दे रहा है। इसके भी 3 रीजन माने जा रहे हैं। पहला तो हम देखेंगे कि जो ये रिकॉर्ड्स निकल कर आ रहे हैं, एक्चुअली में ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो जितने सामने आए हैं इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर डेथ्स हुई होंगी, यानी कि जो असली नंबर है, एक्चुअल नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग जो है इनकी ठीक से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अभी, कि मान लीजिए एक इंसान है जो यहाँ पर कहीं पर जा रहा था और जाते जाते अचानक से उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब उसको ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है तो ऑटोप्सी में हम देख पाएंगे कि कैसे जो पोस्टमार्टम जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर हम देख पाएंगे कि जो डेथ का रीजन बताया जाता है वो बताया जाता है हार्ट फेलियर। क्योंकि हार्ट के ऊपर एकदम से हमें यहाँ पर जब लाइट का स्ट्राइकनिंग हुई थी तो उस वजह से हार्ट जो है वो फेल हो जाता है या हार्ट स्ट्रोक उनको आ जाता है।
क्या इसमें जो इनडायरेक्ट यहाँ पर रीजन था लाइटनिंग का, वो लाइटनिंग का इनडायरेक्ट रीजन बताया गया? नहीं बताया गया। यही प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली वर्ल्ड वाइड यही इशू है कि देखिए बहुत सारी डेथ होती हैं जिनके पीछे इनडायरेक्ट रूप से हीट यानी कि गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग ही उसके पीछे होती है। लेकिन क्योंकि गर्मी की वजह से एक्चुअली में हुआ क्या, किसी को हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो सकता है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, तो उसके जो डेथ का कोज बताया जाएगा वो बताएगा ब्रेन डैमेज, ना कि हीट। तो इसी वजह से ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम मात्रा में हमारे सामने आ पाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत सारी स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड की जा रही हैं कि इंडिया के अंदर जो हीट स्ट्रोक्स होंगे वो कैसे हो सकते हैं और उनको क्या रोका जा सकता है। थ्योरी में बात करें तो देखिए हर चीज़ जो है, खासकर हीट स्ट्रोक्स को तो नहीं रोका जा सकता या हीट वेव्स को तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो एक्चुअली में किसी न किसी फिनोमिना की वजह से होती हैं। लेकिन उससे होने वाली डेथ्स को, उससे होने वाली मौतों को जरूर रोका जा सकता है। उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जागरूकता फैलाइए, लोगों को बताइए कि देखिए ये प्रॉब्लम है। आप लोग या तो डायरेक्ट जो सनलाइट है उसके अंदर ना ही निकलें, और निकल भी रहे हैं तो साथ में कोई छतरी या फिर जो भी कुछ कपड़ा होता है सर पे, डायरेक्ट आपके ऊपर सनलाइट ना लगे, उसको लेकर निकले। साथ ही में पानी यानी कि वाटर जो होता है उसको भी अपने साथ रखें, सो दैट आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो इससे होने वाली डेथ्स हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अगर बात करें डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, ये तो थ्योरी की बात थी, लेकिन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं निकाली जा पाती है या नहीं होती है लोगों के अंदर, इसी वजह से यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इसी के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है होटेस्ट मार्च इन हिस्ट्री वाज इन 2024 EU क्लाइमेट बॉडी। अभी तक हमने जो बात किया था वो सारा का सारा किया था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब जो आर्टिकल बात करने वाला है वो कर पा रहा है यूरोपियन जो यूनियन है उसके पर्सपेक्टिव से, और वो भी वर्ल्ड के हम कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने वाले हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आज तक की सबसे ज़्यादा गर्म मार्च हुई है वो हुई है 2024 में, ऐसा बोलना है यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट बॉडी का। इन्होंने बोला है कि इसके कई सारे कारण हैं। ये इल नीनो की वजह से भी हुआ है। इल नीनो क्या होता है? इल नीनो के अंदर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो सरफेस है वाटर का वो एक्चुअली में काफ़ी गर्म हो जाता है, या फिर उसकी वजह से जो विंड्स का सरफेस है वो कम हो पाता है, जिसकी वजह से इंडिया और अलग अलग जो कंट्री की हम देख पाएंगे साइड्स है वहाँ पे मानसून कम होगा, रेन कम होगा, लेकिन पैसिफिक के अंदर इसके वजह से जो रेन है वो ज़्यादा होगी। सो एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से जो कि ओशन के अंदर हो रहा है, ज्योग्राफी के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी में इसको अच्छे से समझा जा सकता है। अगर आप चाहेंगे कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो बिल्कुल वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम बिल्कुल उसके ऊपर नई वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले 10 महीनों से लगातार हम देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2023 के जून से लेकर और अब के हम देख पाते हैं कि 2024 के अप्रैल तक लगातार जो टेम्परेचर के रिकॉर्ड हैं वो हर महीने नए रिकॉर्ड यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। एक कोपिनियस क्लाइमेट चेंज सर्विस नाम से यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है जिसने बोला है कि जो टेम्परेचर है 14.40 डिग्री का, जो कि एवरेज होना चाहिए था मार्च के अंदर, वो एक्चुअली में 1.68 डिग्री यहाँ पर बढ़ा हुआ है। हमने क्या माना था कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे जो हमारा एवरेज यहाँ पर टेम्परेचर होता था उसको हमें बरकरार रखना है, ताकि हमारी फसलें खराब ना हो, ताकि हमारे लिए जीवन जीना मुश्किल ना हो, ताकि जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट ना हो। तो इन सारी चीज़ों को कंडीशन में रखते हुए क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, उसमें हम देखते हैं कि हमने ये रिकॉर्ड रखा था, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 10 महीनों से लगातार रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है। इसी की वजह से बहुत सारे कंसर्न भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो राइज हो रहा है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के अंदर वो काफ़ी रैपिड है। हम देख पाएंगे कि जो अर्थ का ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर जब 1850 और 1900 की हम बात करते हैं तो वो बढ़ा हुआ है, और ये एक ऐसा लेवल है जो आज से पहले 1.25 लाख सालों में कभी भी नहीं देखा गया था। तो लगभग 1.25 लाख जो है उतने सालों के बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी अर्थ पे हो रही है। बहुत स्पीड से ये बढ़ रहा है, और इसका प्राइमरी कारण होता है, हम देख पाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसके अंदर कार्बन को हम देख सकते हैं, मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर काम करती है। क्लोरोफ्लोरो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर
काम कर रही हैं। ये ऐसी गैस है जो क्या करती हैं कि जो सन से आने वाली शॉर्ट वेव्स की रेज है उनको तो ये धरती पे आने देती है, पेनिट्रेट करने देती है, लेकिन अर्थ से जो एल्बिडो की वजह से लॉन्ग वेव्स के अंदर जाती है उनको ये बाहर नहीं जाने देती, अपने अंदर समा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली गर्म होने लगेगा। फिर धीरे धीरे जो टेम्परेचर सरफेस का है वो भी गर्म होता रहेगा और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर निकलेगा। खैर हम देखते हैं कि इसमें कुछ और डाटा भी बताया गया, बहुत सारे दिनों की बातें की गई हैं कि पहले केवल क्या होता था, जैसे कि 2019 के अंदर हम देख पाएंगे कि 2000 से लेकर 2009 तक केवल ऐसे 94 डेज ही थे जिनमें यहाँ पर जो एनुअल हीट वेव्स थी वो आती थी। फिर 2010 से 2019 तक 139 ऐसे दिन निकल कर आने लगे टोटल, जिसमें एवरेज जो हीट वेव्स डेज है एनुअली वो इंक्रीज होने लगे। और 2010 से 2019 तक हम देख पाएंगे कि 139 जो यहाँ पर हीट वेव्स के डेज है वो दिखाई देने पड़ गया। अब ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडिया में ही 139 डेज के लिए आ रही है। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा, इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं की जाएंगी, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड के ऊपर हम बात करें, एक साल में किसी कंट्री में ये 5 दिन के लिए आ रही है, किसी के अंदर 7 दिन के लिए आ रही है, तो टोटल अगर हम वर्ल्ड वाइड निकालें तो हमें पता चलता है कि 139 डेज ऐसे हैं जहाँ पर हीट वेव्स देखी जाती हैं। खैर इससे बचना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का काम करना होगा, फॉसिल फ्यूल से जिनसे कि यहाँ पर ग्रीन हाउसेस निकलती हैं उनका इस्तेमाल कम करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका ऑलरेडी इमिशन बहुत ज़्यादा हो गया उसको कम करना पड़ेगा, और जितना हो सकता है हमें काबू करना पड़ेगा जो एल्बिडो इफेक्ट है उसको ठीक से किया जाए, तो ताकि जो जितने लॉन्ग टर्म और जो ये तो बहुत शॉर्ट टर्म हो चुके हैं इफ़ेक्ट उनको रोका जा सके। अब मैं देखती हूँ कि देखिए यहाँ पर अगेन वही कारण है कि क्या क्या इससे नुकसान होगा। अभी तक हमने देखा इसको रोके कैसे या क्या प्रॉब्लम क्या है वो, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, क्यों ये अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले तो एक्सट्रीम हीट हो जाती है जब एनुअल मीन टेम्परेचर है इंडिया का वो 0.6 डिग्री से यहाँ पर बढ़ रहा है पिछले 114 सालों में। इसकी वजह से जो वेस्ट कोस्ट और सदर्न इंडिया है उनके अंदर हम नए टेम्परेचर को देख पाएंगे, क्लाइमेट रीजन वहाँ पर नहीं हो रहे। इवन बेंगलुरु के अंदर अभी आप लोगों ने वाटर क्राइसिस को देखा होगा। इवन अब फिर से हम देख रहे हैं कि कर्नाटका ही वो पहला ऐसा शहर है जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी 45.2 डिग्री का हम देख पाते हैं। अब ये कहते हैं कि इसको करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया जाए, तो यही है कि जो हीट आइलैंड है उनको एक्चुअली में टाउन्स के ऊपर बनाना होगा प्लानिंग वगैरह करके, ताकि क्योंकि देखिए टेम्परेचर को और क्लाइमेट को तो आप एक साथ नहीं रोक सकते, लेकिन आप प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग करके इसका जो प्रभाव है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अब केवल और केवल यही एक रास्ता बचा हुआ है। इसका अगेन जो डिसवर्स हमें दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं रेनफॉल के अंदर। एक डिक्लाइन हो जाता है रेनफॉल में। हम देखते हैं 1950 में लगभग यहाँ पर 2 डिग्री राइज जो है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया के ऊपर यहाँ पर मानसून है उसमें जो रेन्स आती हैं वो भी इसमें कम हो जाती हैं। अब इसके लिए चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक्चुअली में हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सिस्टम जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा काम में लाया जाए और वाटर को कंजर्व किया जाए। वाटर की क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है ड्रोट। अब इसका क्या मतलब है, 1987 से लेके 2002, 3 और 2009 में बहुत बार सूखे पड़ते हैं इंडिया के अंदर। हाफ ऑफ जो इंडिया का शोन एरिया है, शोन एरिया क्या होता है जहाँ पर फसल उगाई जाती है, इसका आधा, मान लीजिए हम पूरा 100 जगहों पर फसल लगाते हैं, उनमें से 50 ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर ड्रोट आने का अभी भी खतरा है। अभी भी जो सूखे के खतरा है वो मंडरा रहा है। इसमें हम देख पाएंगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब ऐसी स्टेट है जो काफ़ी ड्रोट प्रोन है। इनके लिए क्या किया जा सकता है, इनके लिए ऐसी क्रॉप्स का उगाना हमें निकालना होगा, चाहे वो जीएम क्रॉप्स करके बनाई जाए जो यहाँ पर ड्रोट टॉलरेंट बन सके, जैसे कि बाजरे जैसी जो होती हैं, ज्वार जैसी क्रॉप्स यहाँ पर होती है जिनको पानी कम चाहिए होता है, तो इसी वजह से ऐसी क्रॉप्स को यहाँ पर उगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया की वार्निंग सिनेरियो क्या है। 2030 तक हमें लगता है कि इंडिया में 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। 2040 तक ये टेम्परेचर बढ़कर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। 2060 में जो एवरेज आज का टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से बढ़ जाएगा और 2080 तक इंडिया में ये 4 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा। 50% जो हीट वेव्स होंगी इंडिया में जब 3 डिग्री पे हम बढ़ा लेंगे तो लगभग जितनी हीट वेव्स अभी आती हैं, जितनी लू अभी पड़ती है, वो एक्चुअली में 50% तक यहाँ पर बढ़ जाएंगी।
20% जब 2 डिग्री पे है तब बढ़ जाएंगे, और 15% जो हीट वेव्स है वो 1.5 डिग्री पे आने पे यहाँ पर बढ़ी हुई हमें दिखाई दे भी रही है। तो खैर ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्शन था जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है न्यू 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स हिंट एट नेचर ऑफ डार्क एनर्जी। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है यूनिवर्स के बारे में, और यूनिवर्स यानी कि जिसको बोला जाता है ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड की हम बात करें कि कैसे उसका एक नया 3D मैप बनाया जा रहा है जो कि नेचर की डार्क एनर्जी है उसके बारे में हमें बताता है। फिलहाल आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि डार्क एनर्जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर ये काली जो ऊर्जा है उसका क्या मतलब है। इसका मतलब देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाकर समझना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारे पास एक थ्योरी है और उस थ्योरी को बोला जाता है कि यूनिवर्स जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। अब ये थ्योरी किससे मिलती है, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, ये थ्योरी जो हमें पता चलती है बिग बैंग थ्योरी के नाम से। बिग बैंग जो थ्योरी थी वो हमें निकल कर आई थी एडविन हबल के द्वारा 1929 में। हमें पता चलता है कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो एक बहुत छोटे से पॉइंट से निकलकर आज के समय में बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है कंटिन्यूसली। किसी समय पे वो काफ़ी छोटा होता था, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इस पे एक डाउट होता था कि क्या जो ये यूनिवर्स बढ़ रहा है वो एक्चुअली में सेम स्पीड के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसकी ये भी संभावना थी कि जितना बड़ा होगा उतनी ही स्पीड से वापस आकर दोबारा से बहुत छोटे उसके अंदर ये चला जाएगा। ये जो थ्योरी है अब इसको थोड़ा सा हटा दिया गया है, क्योंकि अब ऑब्जर्व ये किया गया है देसी के द्वारा। देसी क्या है, देसी से यहाँ पर मतलब है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर लगभग 5000 रोबोटिक आई लगी हुई हैं, और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम देख पाएंगे यूएस यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट की एक जो स्टेट है वहाँ की एरिजोना, उसके अंदर लगा हुआ। ये एक साथ में 5000 गैलेक्सियों के ऊपर नज़र रखता है। यहाँ पे मैंने 50,000 लिख दिया, ये देखिए 5000 जो गैलेक्सीज हैं उनके ऊपर ये पूरा का पूरा नज़र रखता है। और इन्हीं गैलेक्सीज की वजह से हमें समझ में आता है कि कोई गैलेक्सी थोड़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि सेम जो स्पीड है वो एक्चुअली में यहाँ पर यूनिवर्स की नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा क्लियर हम जो हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है उसका एक पूरा मैप बना पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्कवरी हुई थी वो नोबेल प्राइज़ उनको फिजिक्स में मिलता है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि ये यूनिवर्स जो है वो फास्टर पेस पे एक्सपेंड कर रहा है। ये जो नोबेल प्राइज़ दिलाता है सोल पेरमामोटर, ब्रान आस्किमन और एडम आर ग्रीस को 2011 में, और उसी से निकलती है एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आप कोई भी थीसिस देते हो और उसके ऊपर जो हाइपो वर्ड है ये बता रहा है कि ये सोच कर, इसको अभी फ़िलहाल के लिए प्रूव नहीं किया जा सकता है, अभी इतने हमारे पास फैक्ट नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है। उसी के रूप में यहाँ पर एंटीथीसिस आती है। कोई अगर इसको गलत प्रूव कर दे तो इसके बाद में ये जानी जाएगी एंटीथीसिस के नाम से। तो हाइपोथेसिस है वो बताती है डार्क एनर्जी के बारे में, यानी कि काली ऊर्जा। अब ये डार्क एनर्जी क्या है, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है जितना हम उसको जानते हैं उसमें से 70% ऐसा हिस्सा है जो एक्चुअली में डार्क एनर्जी है, यानी कि ये लाइट के साथ एक्चुअली में रिएक्ट नहीं करता है। तो जब ये लाइट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हमें पता नहीं है कि ये है क्या, क्योंकि हम जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं वो लाइट के साथ में या किसी भी अल्ट्रा जो वेवलेंथ है लाइट की उसी के अंदर उसको एडजस्ट करके समझ पाते हैं। लेकिन ये दिखा नहीं पा रहा तो हमें बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा यूनिवर्स का जिसके बारे में हम एक्चुअली में कुछ भी नहीं जानते हैं। यही है इसका काम। उसी के लिए यहाँ पर काम के लिए बहुत सारे और काम हो रहे हैं, जैसे कि डार्क का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, देसी का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो कि 4 मीटर का एक टेलीस्कोप है। और ये आपको याद रखना है हैशटैग प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसका काम क्या है, प्रोजेक्ट क्या काम करना चाहता है, तो यही हमें जानना चाहिए। फिलहाल के लिए मेंस के लिए इसमें से सवाल आना इतना इम्पोर्टेंटली अभी के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कुछ और नए एडवांसमेंट अगर हमें पता चलते हैं तो इसमें से बिल्कुल सवाल मेंस में भी पूछा जा सकता है। और मेंस में जो सवाल आएगा वो आएगा जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी जो पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है किल एलिफेंट सेव देम, Why Botswana wants to give 20,000 elephant to Germany।
आर्टिकल बात कर रहा है कि क्यों जो बोत्सवाना, जो कि यहाँ पर हम देख पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वो जर्मनी को अपने यहाँ से 20,000 हाथी तोहफे में देना चाहता है। इसका क्या कारण है? देखिए, बोत्सवाना जो है वो एक्चुअली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम एशियाटिक जो एलिफेंट होते हैं, अफ्रीकन जो एलिफेंट है एक्चुअली में, उनको बहुत ही बड़ी मात्रा में देख पाते हैं। अब इनकी जो संख्या है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है वहाँ पर, और इसी वजह से बोत्सवाना के जो प्रेसिडेंट है मोगवित्स माइसिसी, उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पर 20,000 एनिमल्स को जर्मनी को दे देंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि बोत्सवाना में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर एलिफेंट्स की, जो कि प्रॉपरली यहाँ पर 1.3 लाख बन चुकी है। अब कुछ देखिए, उनको बचाए रखने के लिए, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए भी उनको मारा जा रहा है। अब यही लाइन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि हंटिंग की वजह से, शिकार की वजह से उनकी जो जनसंख्या है उनको काबू में रखे जाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी हम देख पाएंगे कि 60% जो एनिमल्स बोत्सवाना के अंदर है टोटल एनिमल्स में से, वो सभी के सभी एलिफेंट है। बहुत सारे लोगों को इनसे डर कर रहना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसी की वजह से वो क्या करते हैं, इनकी हंटिंग करना चाहते हैं, शिकार करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे एलिफेंट बोत्सवाना में है क्यों? देखिए, साउथ सेंट्रल अफ्रीका का नेबर्स है, लेकिन बोत्सवाना एलिफेंट्स के लिए काफ़ी सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि जो ऊपर के देश है, जाम्बिया, जाम्बिब्वे, एंगोला, नामीबिया, ये सभी ऐसे देश हैं जिनसे एक नदी इसको थोड़ा अलग कर देती है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट है उस नदी को पार नहीं करते हैं और वो बोत्सवाना के लैंड में ही रह जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि नदी जो है उसका नाम है चोब रिवर। अब क्योंकि ये रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है, तो प्रीलिम्स में इसका जिक्र हो सकता है। इसी वजह से आपको जस्ट कंट्री का नाम याद रखना है कि कौन सी कंट्री में ये बहती है, किस कॉन्टिनेंट में ये बहती है। अब इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है? बोत्सवाना की जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस दे देती है यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, खास करके रिच लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, उनसे वो लाइसेंस देती है ट्रॉफी हंटिंग का। ट्रॉफी हंटिंग का क्या मतलब है? ट्रॉफी हंटिंग का मतलब होता है कि वो यहाँ पर आए, कुछ पेमेंट दे, किसी भी अपने एनिमल को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए सरकार को उनको पैसा देना होगा, और उस पैसे को लेने के बाद में जो गवर्नमेंट होगी वो उनको यहाँ पर हंट करने देगी, और वो चाहे तो अपनी ट्रॉफी को, क्योंकि उन्होंने उनको हंट किया है तो वो उसके विजेता हुए हैं, तो वो अपने साथ उसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। 2002 में इसको बंद कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन इतना था कि इसको सस्टेन किया जा सकता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2023 में फिर से जो ये बैन था हंटिंग के ऊपर, उसको हटा दिया गया। यानी अब जो भी चाहे वेस्टर्न कंट्री से जाकर वहाँ पर हंट कर सकता है, इवन लोकल लोग भी वहाँ पर हंट कर सकते हैं। तो इसको अलाउड कर दिया गया इन्हीं कारणों की वजह से। तो क्या ये जो हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, वो भी जानते बूझते हुए, क्या उससे कुछ मदद भी मिल रही है? देखिए, डाटा बता रहा है कि यहाँ पर इसके अलावा 8,000 ऐसे एलिफेंट्स थे जो यहाँ पर बोत्सवाना के द्वारा दिए गए अंगोला देश को। इसके अलावा 500 ऐसे थे जिनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया मोजाम्बिक को, और 2022 में ही ये गिफ्ट दिए गए थे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूज नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो ये जो बैन हटाया गया है हंटिंग से, उसमें दो तरीके से हेल्प होती है। पहले तो कि ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पर उसको कंट्रोल में रखता है, और दूसरा हम देखते हैं कि इसकी वजह से इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पैसे दे के शिकार करने की परमिशन मिलेगी। अगर किसी भी जानवर को मारना है तो उसके लिए, किसी भी हाथी को मारने के लिए कम से कम यहाँ पर $50,000 तक की इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है। ये एक रिपोर्ट छापी गई थी मॉर्निंग ब्रू में, और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर लगभग $5 मिलियन जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं बोत्सवाना में 2021 में, उनको मिले हैं हंटिंग ट्रॉफीज़ की वजह से। इसकी वजह से लगभग 17,000 नई जॉब्स क्रिएट हो पाती हैं, और ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो है 2018 को एनालाइज करते हुए बता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, और जितने बड़े ये नंबर बताए जा रहे हैं, इकोनॉमी में जितनी मदद दिखाई जा रही है, वो भी एक्चुअली में ओवर स्टेटमेंट की जा रही है। कुछ लोगों का यही मानना है कि ये जो हंटिंग ट्रॉफी है उसकी वजह से केवल
3% ही जीडीपी के अंदर मदद हो पाती है। और जब बात कर रहे हैं जॉब क्रिएशन की तो वो केवल 0.7% ही निकल कर आती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन आप टूरिज्म की जो जॉब बना रहे हो, इसकी वजह से शायद इसको बैन करना इतना नेसेसरी, इसको हटाना बैन को इतना नेसेसरी नहीं था। फिलहाल के लिए बस आप लोगों को 2 पर्सपेक्टिव यहाँ पर सीखने चाहिए। पहला क्या होगा, पहला पर्सपेक्टिव होगा कि हमारे देश में एलिफेंट्स को बचाया जाता है। क्या हम बहुत अच्छे लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग जो है वो हर जगह पर ही अच्छे या बुरे या ग्रे शेड में ही होंगे, लेकिन इसका केवल और केवल मतलब ये है कि वहाँ पे क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, एक्सेस नंबर ऑफ जो एलिफेंट है वो वहाँ पर प्रॉब्लम बन गए हैं, तो इसी वजह से उनको हटाया जा रहा है, उनको कम करने की स्ट्रेटजीज निकाली जा रही हैं। इंडिया में क्योंकि एलिफेंट की जो संख्या है वो कम हो गई है, और हमें पता है कि इकोलॉजी के बैलेंस को रखने के लिए सभी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्चुअली में ठीक ठाक मात्रा में रहनी चाहिए। अदरवाइज एक स्पीशी जो कि यहाँ पर की स्टोन स्पीशी है, अगर वही खत्म हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगे। इंडिया में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। समस्याएं 2 हैं। ऐसा ही हम देखेंगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, जनसंख्या बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इनाम दिए जाते हैं कि आप 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 बच्चों को अगर करेंगे तो इनिशिएटिव प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर चाइना जैसी कंट्रीज़ में जहाँ जनसंख्या जो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री ना होते हुए थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ है, तो वो लोग उस पर सज़ा भी लगा देते हैं। इंडिया फिलहाल अवेयरनेस, जागरूकता पे ही काम कर रहा है कि ये कम होना चाहिए, इतनी पॉपुलेशन ख़राब है। तो अब एक ही चीज़ की अलग, कहीं पे वो समस्या की तरह दिखाई दे सकती है, कहीं पे वो सॉल्यूशन की तरह दिखाई दे सकती है। प्रीलिम्स के लिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या फ़र्क है एशिया और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके अंदर। हम देख पाएंगे कैटेगरीज के अंदर ये है एशियन एलिफेंट, ये है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो अफ्रीकन लॉयन की तरह ही यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है एशियाटिक एलिफेंट से। इनके जो फोरकार्ड होते हैं उनके ऊपर कर्व्स है, स्मूथली सा ये कर्व्स दिखाई देता है। इनके जो कान होते हैं वो पूरे के पूरे शोल्डर का इनको कवर करें, यानी कि इनके कानों की जो शेप है वो भी यहाँ पर एशियाटिक लाइन एलिफेंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पूरे शोल्डर को ये कवर कर लेते हैं। इनका जो बैक होता है उसमें थोड़ा सा डिप होता है इस तरीके से, या आपने हम्प भी देखा होगा कि कैसे कैमल का जो बैक होता है वो ऊपर से ऐसे उठा होता है। तो अफ्रीकन जो एलिफेंट है उनके बैक पे थोड़ा सा झुकाव है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर इनके बैक पे दिखाई नहीं देता है। ये इनके जो शोल्डर होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है और बैक थोड़ा सा नीचा होता है, लेकिन एशियाटिक में क्या है, बैक थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है, उभरा हुआ है। इनकी जो नाक होती है उसमें सिंगल लोब होता है जिसमें ट्रंक का वो इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो ट्रॉब होती है यानी कि ट्रंक जो होता है सूंड, उसके अंदर 2 फ्लैश करने के लिए लोब्स होते हैं। इनके जो पैर होते हैं एशियन एलिफेंट के उसमें 4 टोज होती है, यानी कि 4 उंगली आप इनको देख सकते हैं, और आगे वाले जो पैर होते हैं उनमें 5 टोज होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के जो आगे वाले पैर हैं उसमें 4 से 5 टोज हो सकते हैं, और पीछे वाले पैरों में 3 टोज यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनकी जो स्किन होती है अफ्रीकन एलिफेंट की वो लूजन होती है और रिंकल्ड होती है, उस पर क्या होती हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं। और बात करते हैं हेड शेप से रिलेटेड फिर से, कि इनका जो हेड होता है एशियन का उसमें ट्विन डोम्ड हेड इसको बोला जाता है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि इनकी शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आपने हाथी कभी न कभी बचपन में देखा ही होगा, तो उनका हमारे यहाँ के जो हाथी होते हैं वो ट्विन डोम की तरह ऐसे इनकी शेप जो है वो दिखाई देती है चेहरे की। बात करें अफ्रीकन की तो इनका जो सर होता है वो फुलर होता है, ज़्यादा राउंड है, कुछ बिल्कुल ऐसे एक राउंड की तरह दिखाई देगा, और सिंगल डोम इनकी शेप है। ईयर के फिर से मैं बात कर दूं कि एशियाटिक जो एलिफेंट होते हैं उनके ईयर काफ़ी छोटे हैं और सेमी सर्कुलर ये दिखाई देते हैं। अफ्रीकन के जो यहाँ पर ईयर है, कान है, वो काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादातर ये कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। साइज़ एंड वेट की बात करें तो ये जो बिगेस्ट एशियन मेल होता है हाथी के अंदर, जो सबसे बड़ा बन सकता है वो हो सकता है 3.5 मीटर का, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो सकता है और वो 4 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर सकता है। तो ये भी साइज़ में भी एशियाटिक जो एलिफेंट उससे बड़े होते हैं। टस्क फिर हमसे बात करें यहाँ पर कि जो इनके दांत होते हैं, ये जो सफ़ेद बाहर वाले, इनको जो मेल एशियन एलिफेंट होता है केवल उनके ही यहाँ पर टस्क होते हैं। फीमेल जो एशियन एलिफेंट है उनके टस्क को टुशेस बोला जाता है और वो रूडिमेंट्री होते हैं, यानी कि समय के साथ में हट जाते हैं। हम देखते हैं कि अफ्रीकन जो एलिफेंट है उनके बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को ही यहाँ पर टस्क होते हैं और ये एशियाटिक एलिफेंट से काफ़ी बड़े भी होते हैं।
ट्रंक की हम फिर से बात करते हैं सूंड की। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रंक है वो एक्चुअली में एक फिंगर के एंड पे उनका ट्रंक दिखाई देता है और वो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए काम में आता है। आपने कई बार देखा होगा हाथी को आप कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो वो अपने ट्रंक से लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है। अफ्रीकन जो एलिफेंट है उसमें दो डिस्टिंक्ट फिंगर्स दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ एक उंगली है जो एक तरीके से आपकी चीज़ों को पकड़ेगी। यहाँ पर हम दो फिंगर्स की तरह इसको देख पाएंगे ट्रंक में, और ये भी मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट या पिकअप कोई चीज़ अगर इनको उठानी है तो उसके काम आता है। अब हम देखते हैं इनके लाइफ स्पैन को कि कितनी कितनी ज़िंदगी ये जी सकते हैं। तो एशियन जो एलिफेंट है वो लगभग 48 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है, और अफ्रीकन एलिफेंट की जो लाइफ होती है वो 70 ईयर्स से ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। IUCN और CMS की बात करें, IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन होती है कंजर्वेशन के लिए नेचर को। इसमें यहाँ पर जो एशियाटिक एलिफेंट है उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और अपेंडिक्स 1 के अंदर उसको रखा जाता है। बात करें अगर हम यहाँ पर अफ्रीकन की, तो वो उनको पाया जाता है फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकल, जो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि थोड़ी सी इनकी पोजीशन है अपेंडिक्स 2 के अंदर, क्योंकि हमने वैसे ही देखा कि इनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो इसी वजह से ये इंडेंजर्ड इतने ज़्यादा नहीं है। सवाना एलिफेंट को इंडेंजर कैटेगरी में रखा जाता है और अपेंडिक्स 2 के अंदर ही हम उसको पाएंगे। फिर बात करते हैं साइट्स की, कि साइट्स भी अगेन एक पूरी की पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंशन है जिसका काम ही होता है एनवायरनमेंट को यहाँ पर बचा के रखना। उसके अपेंडिक्स 1 में दोनों को ही रखा जाता है। कुछ ऐसे एलिफेंट है जैसे कि बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, जिनको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा जाता है। अब कारण आप फिर से समझ गए होंगे, बोत्सवाना में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसी वजह से उनको ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन क्या है। तो एशियन जो एलिफेंट है वो पूरे एशियन में मिलते हैं, हमें एशिया में दिखाई देते हैं, और उनकी पॉपुलेशन केवल 40 से 50 हज़ार ही है। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है, जो कि लगभग 28 हज़ार एलिफेंट है, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वो पाई जाती है कर्नाटका के अंदर। हम देख पाएंगे अफ्रीकन की, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लगभग 4,15,000 हाथियों को हम अफ्रीका में देख पाएंगे, जिनमें से 3.5 लाख ऐसे हाथी हैं जो बुश एलिफेंट होते हैं। गेस्टेशन पीरियड की फिर से बात करें तो यहाँ पर जो एशियाटिक एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट, वो 18 से 22 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि इनका पीरियड है पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो अफ्रीकन एलिफेंट है उनकी प्रेगनेंसी की जो एवरेज यहाँ पर टाइम होता है वो होता है 22 महीनों का। रीजन की बात करें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एशियाटिक जो एलिफेंट है वो पाए जाते हैं फॉरेस्टेड एरियाज़ में। सदर्न एशिया के अंदर आपको ये मिलेंगे, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया। अफ्रीकन जो यहाँ पर एलिफेंट होंगे उनकी रेंज होगी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के साथ में, और कुछ सवाना का भी यहाँ पर हम देख पाएंगे जगह जहाँ पर ये मिलेंगे। जो मोस्ट नदर्न एरिया होता है एलिफेंट की रेंज का, अफ्रीकन एलिफेंट की रेंज का, वो है सहेल एरिया ऑफ माली। तो माली जो है वहाँ पर ये सबसे नदर्न एरिया है, और जहाँ पर कुछ कम नोमैडिक हर्ड माली एलिफेंट की सर्कुलर एनुअल माइग्रेशन में जो पानी के लिए जाते हैं तब मिलते हैं। इंडिया के अंदर हम देखते हैं टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व है, क्योंकि हमें ओबियसली बोत्सवाना में शायद उनको बचाना ना पड़े, लेकिन इंडिया में इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 33 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं, और पॉपुलेशन हमें पता है 27 से 28 हज़ार या 31 हज़ार की एलिफेंट पोजीशन हमें मिलती है। शुरुआत करते हैं एक दो को जो कि इंपॉर्टेंट है उनसे। हम देखेंगे कैसे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो कर्नाटका के अंदर हम देख पाते हैं दंदेली एलिफेंट रिजर्व को। अब ER से आप समझिएगा एलिफेंट रिजर्व में बोल रही हूँ। उसके अलावा नामीबुर ER, अंडी मुंडी यहाँ पर हम देख पाएंगे, नीलगिरी जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में ही मिलता है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व बना हुआ है, श्री वल्लभपुतुर यहाँ पर है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व है, अन्नमलाई एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा सिंहभूम है, यहाँ पर हम देख पाएंगे झारखंड के अंदर। उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व ही बना हुआ है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसी के नाम से असम में हम काजीरंगा नेशनल एलिफेंट रिजर्व को भी देख पाते हैं। और ऐसे ही आप इनको एक्चुअली में वीडियो में टेलीग्राम चैनल से जाके पढ़ सकते हो, या फिर अभी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया में कंजर्वेशन के लिए और क्या क्या किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में जो एलिफेंट है उसको भगवान गणेश से जोड़ा जाता है, जिनका जो सर था वो एलिफेंट का सर होता था, लगाया गया था। और उसी वजह से जब आप किसी भी टेम्पल में जाते हो तो जो ब्लेसिंग है टेम्पल के अंदर एलिफेंट की वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल
यहाँ पर मानी जाती है। अर्ली अगर हम पास्ट में जाते हैं तो महाभारत के समय से लेकर मुगलों तक हम देखते हैं कि इंडिया और एशिया में जितने भी एम्परर थे वो हाथियों को युद्ध के समय में इस्तेमाल करते थे। साउथ इंडिया में इनको ज़्यादातर रिलीजियस सेरेमनीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया हो या फिर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया हो, उन सभी में यहाँ पर इनको मारना या इनको हंट करना इलीगल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं वो इनके प्रिवेंशन के लिए, इनका जो कंजर्वेशन है उसके लिए यहाँ पर जिम्मेवार होती हैं। क्या क्या खतरे हैं हम देखते हैं कि देखिए 4 वर्ड्स जो एलिफेंट को डिफाइन करते हैं। बिग यानी कि काफ़ी बड़ा होता है, सोशल होता है, मतलब कि मिलजुल कर रहने वाला एनिमल है, बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है और साथ में नोमैडिक घुमंतु भी है। इस चारों शब्द वाले हाथी को कुछ चीज़ों से खतरा होता है। सबसे पहले होते हैं इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपका लायंस का समझा है वैसे ही इनको भी प्रॉब्लम है। जहाँ पर ये रहते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से या फिर एंथ्रोपोजेनिक चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, हैबिटेट जो इनका है वो लॉस हो जाता है। फिर कभी कभी जो लोग हैं उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और जो पीपल हंटिंग करते हैं वो भी इनके लिए नुकसानदायक है। लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं और जहाँ पर इंडियन एलिफेंट रहते हैं वो एक्चुअली में क्रॉप्स में तो फिर जाएंगे ही, उसको खेती करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, तो इसी वजह से इनके जो हैबिटेट है उसका नुकसान हो रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से जो एलिफेंट है और जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि लोग जो है वो अपने क्रॉप्स को बचाना चाहते हैं। उनका फॉर एग्जांपल राइस वगैरह, बनाना वगैरह जो है वो एलिफेंट को बहुत पसंद है, वो उसको खाने के लिए आ जाते हैं। हंगरी एलिफेंट्स होते हैं क्योंकि आप उनकी जगह पर चले गए हो। कंजर्वेशन करने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया इंडिया में 1992 के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने वाली थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। आज के टाइम पे इसको क्लाइमेट चेंज भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। इस प्रोजेक्ट के तहत हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिफेंट है उनको कंजर्व करना था। ऑब्वियसली उनके लिए ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ये एक स्कीम बनाई गई थी, जिसमें जो खर्चा था वो 60% यहाँ पर खर्चा होता था यूनियन की तरफ से, और 40% जो स्कीम के ऊपर पैसा लगाया जाता था वो लगाया जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल हेरिटेज एनिमल भी इसको घोषित किया गया 2010 के अंदर। हेरिटेज हमें पता है कि कोई भी जो चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है आपके लिए कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर, तो उसको उसका हेरिटेज मान लिया जाता है। तो पूरे नेशन का ही हेरिटेज यहाँ पर इसको माना गया 2010 में, ताकि इसको ज़्यादा वैल्यू जो है वो दी जा सके। इसी के साथ में एलिफेंट टास्क फोर्सेस भी बनाई गई। अब इनका काम ही क्या था कि इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रहना है और कोई भी इनकी हंटिंग ना कर पाए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी एलिफेंट को तो उसको वहाँ से उठाकर उसका जो भी उपचार है वो सब करने का काम मिलता है नेशनल एलिफेंट टास्क फोर्सेस को। इसके अलावा NGOs भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि WTI, ANCF, ATRE, ये सब ऐसे NGOs हैं जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर एलिफेंट को वाइल्ड के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से भेजने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान निभाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नारी शक्ति लेसन्स फ्रॉम जापान। देखिए ये आर्टिकल जो है लिखा गया है मिथाली नायकोर के द्वारा। यहाँ पर आप एक जापानीज वुमन को देख पाएंगे जो काफ़ी खुश भी है और साथ ही में कोई अपना काम भी करेंगे लैपटॉप के ऊपर। यही इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, इसी से सीख लेने के लिए वर्क फोर्स के अंदर कि कैसे जो वुमन है उनकी पॉपुलेशन को जो यहाँ पर लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स होता है उसमें बढ़ाया जा सकता है, उसी के लिए आर्टिकल लिखा गया है। तो क्या ऐसा जापान ने किया है, चलिए समझते हैं, जिससे इंडिया को भी सीख लेनी चाहिए। जापान जो है ये जो चेंज करना उसने शुरू किया था वो एशिया में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि यहाँ पर वुमेन वर्क फोर्स के अंदर जापान के अंदर इंडल्ज है। और इसके ऊपर सबसे पहले जो काम होना शुरू हुआ था वो हुआ था 2014 से, जब उनके जो भूतपूर्व यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एब, तो शिंजो एब इस काम पे लगते हैं। और साथ ही में बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, इसको नाम भी दिया गया, तो नाम दिया गया था वुमेन इकोनॉमिक्स। तो वुमेनोमिक्स का सीधा सीधा मतलब था वुमेन प्लस इकोनॉमिक, यानी कि औरत के साथ में अर्थव्यवस्था को जब आप जोड़ देते हैं तो उससे जो आउटकम निकलेगा वो काफ़ी बेहतर निकलेगा, और यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक लेवल पे जो शक्ति आएगी फीमेल्स के सामने वो भी काफ़ी अच्छी होगी।
अब हम देखते हैं कि आज के समय में 2014 में इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था और 2024 में हम जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो साफ साफ देख पाएंगे, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन, लेबर जो पार्टिसिपेशन रेट था जापान के अंदर, वो पिछले एक दशक में यहाँ पर लगभग 10% से बढ़ जाता है। हम देखते हैं पहले वहाँ पर 64.9% महिलाएं थी जो कामकाज करती थी, वो अब बढ़कर हो गई हैं 75.2%। 2023 का ये आंकड़ा है। इंडिया में ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा नहीं है। इंडिया के अंदर पहले जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होती थी वो काफ़ी कम थी, ऑब्वियसली वो थी केवल और केवल यहाँ पर लगभग 22%। वो अब की बार 2023 में बढ़कर हुई है 35%। तो कहाँ जापान जो कि 75% पर पहुँच चुका है, वहीं पर इंडिया जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में वुमन है, इंडिया जो जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ना चाहता है। जापान फिलहाल जो कि 3rd नंबर पे आया हुआ है इकोनॉमी के लेवल के ऊपर, उसके बाद में जर्मनी है और उसके बाद हम देखते हैं इंडिया को। तो हम देखते हैं कि यूएस जो है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर चाइना आता है यहाँ पर, उसके बाद आता है जापान, उसके बाद हम देख पाएंगे जर्मनी को जिसको हम 2028 तक ही पीछे छोड़ देंगे, और उसके बाद जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में वो है इंडिया की। हमारा टारगेट है यहाँ पर पहुँचने का, और ऑब्वियसली ये टारगेट कब तक पहुँचने का है, 2047 तक का हमने ये पूरा का पूरा पीरियड इसको मनाया हुआ है। लेकिन इससे पहुंचने के लिए बहुत सारी सीख लेनी पड़ेंगी। बहुत सारी सीख ऐसी हैं जो चाइना से लेनी होंगी कि चाइना ने कैसे काम किया, वैसे आर्टिकल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब ये जो सीख है वुमन के पर्सपेक्टिव में, वो हमें इंडिया को लेनी पड़ेगी जापान से। तो जापान ने ऐसे क्या बदलाव किए कि 10 दशक के अंदर उन्होंने, एक ही दशक के अंदर 10 सालों के अंदर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना बढ़ाया। हम देख पाते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी केयर इंडस्ट्री को काफ़ी मजबूत किया। यानी कि इसका क्या मतलब है, हमें पता है जापान में 100 महिलाएं हैं, हर 100 महिलाओं में से 75 ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर निकलकर घरों से काम करती हैं, वर्क फोर्स में वो अपना पार्टिसिपेशन देती हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ करती है। लेकिन आप सोचेंगे कि वुमन जो है उसके ऊपर हाउस होल्ड की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो आप पूछ पाएंगे और देख पाएंगे कि ज़्यादातर महिलाएं इसी वजह से बाहर निकलकर काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनको घर संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, एल्डरली जो उनके पेरेंट्स हैं उनको उन्हें संभालना होता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से वो क्या करती हैं, हाउसवाइफ बन के काम करती हैं। लेकिन जापान में इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। उनको पहले स्वतंत्र बनाने के लिए कोशिश की गई कि जो केयर इंडस्ट्री है, जिसमें उनके डे केयर के अंदर, दिन के अंदर बच्चों को छोड़ा जा सके, जिनमें एल्डरली जो लोग हैं उनको नर्सेज वगैरह या जो सुविधाएं हैं केयर की वो मिल सके, ताकि जो वुमन है वो चिंता मुक्त होकर अपने काम की तरफ आगे बढ़े। अब जो डाटा निकल कर आया 75% जो कि 65% से बढ़ा, उसमें हम देखते हैं कि ये जो एज ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है 30 से 35 साल की। यानी कि सबसे ज़्यादा वुमन जो अब काम करने आती है वो आती है 30 से 35 साल की। और यानी कि ये क्या है, पहले ही मदर्स ऑलरेडी ये वुमन बन चुकी हैं, माताएं ये वुमन बन चुकी हैं, तो इनके बच्चे भी हैं। दूसरा यहाँ पर बदलाव किया गया था लीव्स के ऊपर। हम देखते हैं कि कैसे मेल और फीमेल यानी कि पेरेंट्स हैं दोनों को ही यहाँ पर पेरेंट्स बनने पर लीव्स दी जाती है। लगभग यहाँ पर 54 हफ्तों की छुट्टी दी जाती थी जो कि पेड लीव्स होती थी फीमेल को, और 52 वीक्स की यहाँ पर लीव्स दी जाती थी मेल को, ताकि वो दोनों ही साथ में मिलकर यहाँ पर अच्छे से अपने बच्चों को संभाले कुछ समय के लिए, और उसके बाद दोबारा से जितना हो सके जल्दी वापस से काम पर आ जाए। तो ये काफ़ी बड़ी इनकी रिमार्केबल जर्नी रही है। इन डेप्थ अगर हम देखते हैं तो इन सभी चीज़ों का एक निचोड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी जो इंडस्ट्री है और जो वुमन है उस इंडस्ट्री की वो सेंट्रिक पॉइंट बन रही हैं। जापान में 2016 में एक जापान एक्ट ऑन प्रमोशन ऑफ वुमन पार्टिसिपेशन एंड एडवांसमेंट इन द वर्कफोर्स को लेकर आया जाता है, जिसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी एक्शन प्लान डिस्कस किए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो कंपनी होंगी उनको MOB नाम का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट होगा, इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा महिलाओं की डाइवर्सिटी है आपके यहाँ पर काम कर रही हैं, साथ ही में मेल काम कर रहे हैं, साथ ही में आपने कितनी उनको लीव दी है, कितना पेड वर्क दिया है उनको मैटरनिटी के टाइम पे, इसकी वजह से आपकी कंपनी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 5 स्टार सर्टिफिकेट माना जाएगा। इससे क्या होगा कि देश के अंदर आपकी कंपनी की वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट दोनों ही बढ़ेगी। ये हम देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट स्कीम जब निकाली जाती है तो हम
हमें पता चलता है 2019 में जहाँ केवल 815 ऐसी कंपनीज थे जिनको ये सर्टिफिकेट मिला था, वो 2022 सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर बढ़कर यहाँ पर 1905 कंपनीज इसके अंदर आ जाती हैं। सो ये बहुत सारी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम देख पाते हैं कि जापान के जो यहाँ पर वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ता है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया में भी हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक 5 पिलर स्ट्रेटजी को निकाला गया है, जिसमें हम देखते हैं जेंडर न्यूट्रल एंड यहाँ पर पैटर्निटी लीव पॉलिसी दी जानी चाहिए। उसके अलावा जो सब्सिडीज़ है केयर सर्विसेज को, ताकि यहाँ पर और महिलाएं जो हैं वो काम पर जा सके, तो उनको सब्सिडीज़ दी जानी चाहिए। और ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान बन चुका है। इसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हो रही है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर के अंदर स्किल ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जो महिलाएं हैं जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं आता था, इसी का एग्जांपल आप देख भी सकते हैं कि कैसे महिलाएं इंजीनियर की तरह या फिर ड्रोन चलाना सीखकर एज अपनी स्किल्स को यहाँ पर बढ़ा रही हैं, ड्रोन की वो इंजीनियर बन रही हैं। अलग अलग गाँव में सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है इनके ऊपर। और लास्ट में आता है क्वालिटी अश्योरेंस फॉर केयर सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एक साथ लेकर आएंगे तो जो हमारा एक सपना है 2047 तक एक विकसित भारत बनने का या फिर एक डेवलप्ड नेशन बनने का, वो सपना #नारी शक्ति के साथ में ही यहाँ पर पूरा हो पाएगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, खासकर 2024 का जो पूरा हमारा रिपब्लिक डे था वो पूरा इसी के सराउंडिंग में था, नारी शक्ति के ही। और अब उसके ऊपर काम करने का बिल्कुल उचित समय या सही समय आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट। देखिए आर्टिकल जो है वो अगेन एक रिपोर्ट के ऊपर है। अब इतनी बार मैं इस आर्टिकल को या इस रिपोर्ट को आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अब इसको भूलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत इस चीज़ का अंदेशा होता है या लगता है कि इस आर्टिकल से ज़रूर एक सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि रिपोर्ट जो छापी गई है, जिसका रिपोर्ट के अंदर हमें अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पता चलता है इंडिया के, ये छापी गई है एक्चुअली के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पहली है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और उसी के साथ में है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को यहाँ पर छापती हैं और उसी के सारे डाटा को अब हम देखने वाले हैं। इनका मानना है कि देखिए 3 में से हर 2 इंसान जो बेरोजगार है वो इंडिया में एक्चुअली में ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर चुका है। तो ये यहाँ से जाकर समझ में आता है कि जो इंसान एक्चुअली में पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वही केवल और केवल बेरोजगार है। रेदर जो पढ़े लिखे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर पॉलिसी में बदलाव लाने की यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। लेजिस्लेचर को सामने आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्चुअली में फेल कहाँ पर हो रहा है, क्यों ये फेलियर इतना ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से हम देख पाएंगे कि आर्टिकल में क्या क्या आंकड़े और दिए गए हैं। आर्टिकल के रिपोर्ट के साथ में यहाँ पर ऑथर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 का जो आंकड़े हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ते हैं और बताते हैं कि देखिए लगभग 15 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से पूरा का पूरा आंकड़े ले गए हैं। और हम देख पाते हैं कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो है गोवा के, अभी फ़िलहाल गोवा जो स्टेट है। फिर केरला 3rd हम देखेंगे, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पंजाब, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। फिर हम देखेंगे जहाँ सबसे कम है वो है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, गुजरात, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, यूपी, महाराष्ट्र कहीं मिड में आती है। अब इसी से एक सवाल उठता है कि क्योंकि ये जो गोवा, केरला, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स हैं, ये चारों ही ऐसी स्टेट्स हैं जो काफ़ी रिच स्टेट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड सेकेंडली ये काफ़ी अर्बनाइज स्टेट्स भी हैं। तो क्या इतना सब होने के बाद में भी यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतनी बड़ी मात्रा में, और ऐसा क्यों है एक्चुअली में? तो देखिए पूरे रीजन तो हमें यहाँ पर रिपोर्ट में भी नहीं बताए गए हैं, लेकिन ऐसा जरूर माना जा रहा है कि जैसे जैसे पता नहीं चल पा रहा है कि जहाँ पर अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण ज़्यादा है, वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसका कारण है कि शहरीकरण का, या शहरीकरण होने की वजह से उसका प्रभाव है। ये समझ पाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्लियरली इसके ऊपर कोई टिप्पणियाँ नहीं आई है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की कमी है, कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर जहाँ पर जैसे कि यूपी जैसे स्टेट जहाँ पर जो फॉर्मल काम है उनमें यहाँ पर लोग कम हैं, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसमें लोग ज़्यादा लगे हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप किसी भी काम को
करते हो, तो वो ओबियसली जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसके अंदर ज़्यादा लोगों को लिया जा सकता है और उसके अंदर कम स्किल्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो, चाहे वो किसी शॉप को खोल लेना हो, चाहे वो आप कोई और काम कर रहे हो ऐसा। तो इसी वजह से ये सब हमें पता चलता है। अब मैं प्रीलिम्स के लिए साथ में कुछ और आप लोगों के लिए इंडिकेटर लेके आई हूँ। देखिए, आप सोचेंगे कि पीएलएफ जैसे डाटा जो यहाँ पर दिए गए हैं, मैम ये तो बेरोज़गार लोग वही होंगे ना जो ज़्यादा पूरी पॉपुलेशन का यहाँ पर छांट दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेरोज़गार नहीं है क्योंकि वो जॉब भी नहीं करना चाहते हैं। तो यही समझाने के लिए मैं आपको लेके आई हूँ। देखिए, एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको LFPR बोला जाता है। इसको तभी निकाला जाता है, इसमें वर्किंग या फिर ऐसे लोग जो यहाँ पर वर्क को ढूंढना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को पूरी की पूरी पॉपुलेशन के साथ में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। टोटल जो आंकड़े निकल कर आते हैं उससे हमें पता चलता है कि टोटल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स रेट है वो कितना है। उसके बाद में हम देखते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो को। इसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयड पर्सन है, वो पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन के अंदर उनका परसेंटेज है, तो उसको भी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे। फिर हम चलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ, जो कि है अगेन बेरोज़गारी दर कितनी है। इसको निकालने के लिए जो पर्सन है, जितने लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, जिनको काम नहीं मिला और वो काम ढूंढना चाहते हैं, और उन लोगों से इसको डिवाइड किया जाता है जितने लोग यहाँ पर फोर्स के अंदर हैं, यानी कि काम जो कर रहे हैं। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल हमें नंबर पता चल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वो परसेंटेज होती है कि कितने लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड हैं जो टोटल पॉपुलेशन में से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हैं। तो इन सबको आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स होती हैं जो आपको प्रीलिम्स में फंसा देती हैं। खैर, यहीं पर इसी आर्टिकल के साथ में आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर का एंड होता है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।